हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र और इसके अंदर हम सीखेंगे कि मानव हृदय कैसे काम करता है। वीडियो के अंत में परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी होंगे, तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं चैप्टर को और जानते हैं सबसे पहले परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं और पहला भाग होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा भाग होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, केवल यहाँ पर हम आपको वर्गीकरण करके बता रहे हैं। तो दोनों भाग ये हैं और इसके अलावा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका हृदय और दूसरा भाग होता है रुधिर और तीसरा भाग होता है रुधिर वाहिनियां। तो यहाँ पर जो रुधिर वाहिनियां हैं इसमें हम धमनी और सिरा के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको हृदय के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। जो रुधिर से रिलेटेड जो वीडियो होगा वो आगे आपके लिए दिया जाएगा, आगे आपको पब्लिश करके आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तो अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र से होता क्या है हमारे शरीर में, क्यों परिसंचरण तंत्र उपयोगी है। देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो लाल रंग की जो आपको नलियां दिखाई दे रही हैं ये धमनी है और ये नीली वाली सिराएं हैं। और जैसे जैसे ये धमनियां आगे बढ़ रही हैं तो ये पतली पतली होते जा रही हैं और लास्ट सिरे पर इसको हम केशिका बोलते हैं, इसको हम केशिका बोलते हैं। तो जो केशिका है, हमारी केशिका के माध्यम से जो भी हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं, खनिज लवण हैं या फिर जो हम फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो रुधिर के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ये हमारी धमनियों से होते हुए, केशिकाओं से होते हुए फिल्टर होती है और लास्ट में कोशिकाओं द्वारा ग्रहण की जाती है। तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र का काम है वो है कि जो फेफड़ों में या फिर जो हृदय के थ्रू जो हमारे ब्लड में मिलकर जो ऑक्सीजन आती है उसको हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाना और पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन्स को भी यहां तक पहुंचाने का काम हमारा परिसंचरण तंत्र करता है। इसके अलावा कोशिकाओं द्वारा जब ये चीज ग्रहण की जाती है तो उसके बाद वहां पर अमोनिया, यूरिया आदि जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको छोड़ा जाता है। तो उनको जो उत्सर्जी अंग है हमारे वहां तक पहुंचाने का काम भी परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से हमको जो ऑक्सीजन युक्त हमको ब्लड आया तो वो ब्लड धमनी के द्वारा यहाँ आया और केशिकाओं में होते हुए ऑक्सीजन कोशिकाओं को ये मिल गया, कोशिकाओं को मिल गया और उसके बाद ये जो है ब्लड हमारा उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया और यानी कि ऑक्सीजन रहित हो गया। ऑक्सीजन रहित जो हमारा ब्लड है वो हमारा यहाँ से सिराओं में चले जाता है और ये सिरा के माध्यम से वापस ये हमारे हृदय से होते हुए फेफड़ों में फिल्टर होने के लिए चले जाता है। तो ये एक प्रक्रिया चलती है। तो ये परिसंचरण तंत्र यही काम करता है। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र का एक काम और है कि जब हम ब्लड को कोशिकाओं में भेजते हैं तो उस दौरान यहाँ पर जो हरी वाली आपको ये लाइनें दिख रही हैं ये हमारी लसिका ग्रंथियां हैं। लसिका ग्रंथियां क्या करती हैं कि कुछ ऐसे हमारे टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं या मृत रोगाणु होते हैं या बड़े प्रोटीन्स अणु होते हैं जो यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाते हैं कोशिकाओं में जाने के लिए, इनको यहाँ पर लसिका जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा ले लिया जाता है और इनको लेने के बाद लसिका ग्रंथि के माध्यम से इसको शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बाद वापस इसको ब्लड के साथ दोबारा से इसको धमनियों के माध्यम से शरीर में भेजने का काम किया जाता है। तो ये भी एक परिसंचरण तंत्र का काम है। तो जो हम लसिका तंत्र की बात कर रहे थे वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे परिसंचरण तंत्र है उसका और क्या काम है देख लेते हैं। यहाँ पर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये सारी चीज़ें परीक्षा उपयोगी हैं, आप इनको नोट भी करिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस पूरी वीडियो की जो पीडीएफ बनाई जाएगी उस वीडियो को भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। शरीर के ताप को नियंत्रित करने के अलावा जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं उनको समस्त शरीर में परिवहन कराने का काम भी परिसंचरण तंत्र ही करता है। और एक और जो काम है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो लसिका ग्रंथियां हैं वो विषैले तथा जो हानिकारक पदार्थ होती हैं उनको रक्त में मिलने से रोक देती है, उनको पहले ही नष्ट करती है और रक्त में मिलने से रोक देती है। तो ये भी हमारा एक जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंतर्गत हमारा ये काम आता है। तो
परिसंचरण तंत्र के उपयोग आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य हृदय इस तरीके से दिखता है। देखिए यहाँ पर ये मनुष्य हृदय दिखाया गया है। तो बारी बारी से इसके भागों को समझते हैं। जो मुख्य इसके भाग हैं, पहला भाग इसका है धमनी और सिरा। देखिए धमनी और सिरा वैसे तो हार्ट का भाग नहीं है, लेकिन हार्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि धमनी जिससे हमारे जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकलता है और वो शरीर में डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं धमनी। और शरीर से जो ब्लड वापस आता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है या जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, वो सिराओं के माध्यम से हमारे शरीर में आता है और उसको हम कहते हैं सिरा। हालांकि इसका कुछ अपवाद भी है, वो हम अभी मैं आगे बताऊंगा अगली स्लाइड में आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलिंद और निलय। अलिंद और निलय क्या है? देखिए अगर हम पूरे हार्ट की बात करें तो इस पूरे हार्ट को 4 कक्षों में बांटा गया है। जो पहला हमारा इसका जो कक्ष है, 4 कक्षों में हम इसको बांटेंगे। इस प्रकार से हम बांटेंगे। तो जो पहला कक्ष है, जो ऊपर के 2 कक्ष हैं वो हमारे अलिंद कहलाते हैं। और तो ये वाला दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया। इसी प्रकार नीचे के दोनों कक्ष हमारे निलय कहलाते हैं और निलय ये दाहिना निलय हो गया, ये बायां निलय हो गया। तो 4 भागों से मिलकर हमारा हार्ट बना हुआ है, 4 कक्षों से मिलकर बना हुआ है। तो इनको अलिंद और निलय कहते हैं। इनका क्या काम है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करते हैं अगर अलिंद की, तो अलिंद की अपेक्षा जो निलय की दीवार होती है वो मोटी और मजबूत होती है। और दाएं निलय, इसके अलावा जो है दाएं जो निलय की अपेक्षा बाएं निलय की दीवार मोटी होती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका प्रोसेस समझा दूं। जब भी हमारे शरीर में जो हार्ट पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद जो ब्लड है वो हमारा इन धमनियों के माध्यम से शरीर में फैलता है। जगह जगह शरीर के अंगों में जो है हमारा जो ब्लड है वो धमनियों के माध्यम से चले जाता है और शरीर में जाने के बाद जो अशुद्ध रक्त है वो वापस आता है, सिराओं के माध्यम से आता है। तो जो ये सिराओं के माध्यम से जो ब्लड आता है वो सबसे पहले हमारे दाहिने अलिंद में आ जाता है और दाहिने अलिंद में आने के बाद वो यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है। इस वॉल्व को, ये वॉल्व खुलता बंद रहता है। इस वॉल्व के द्वारा, ये वाला है सॉरी, ये जो है निलय में आ जाता है, दाहिने निलय में आता है। दाहिने निलय में आने के बाद ये ब्लड पंप होता है और पंप होने के बाद ये हमारे फेफड़े में चले जाता है। फेफड़े में ये जो है ब्लड शुद्ध होता है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन रहित से ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाता है और उसके बाद ये ब्लड वापस हमारे बाएं अलिंद में आता है। और जो बाएं अलिंद में हमारा जो ब्लड आता है वो शुद्ध ब्लड होता है, क्योंकि वो फेफड़े से होकर आ रहा है, वो शरीर से होकर नहीं आ रहा है। जो दाहिने अलिंद में आ रहा है वो शरीर से आ रहा है, तो वो अशुद्ध रक्त है। और जो बाएं अलिंद में आ रहा है वो शुद्ध रक्त है। तो बाएं अलिंद से फिर ये निलय में आ जाता है और निलय से फिर ये पंप होके धमनी के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार एक साइकिल हमारा पूरा हो जाता है। जो ये साइकिल पूरा हो जाता है तो यहाँ पर जो निलय की बात आपने देखी होगी कि अगर हम फेफड़े में पंप कर रहे हैं तो निलय दायां निलय की बात कर रहे हैं, और अगर हम शरीर में इसको पंप कर रहे हैं तो बाएं निलय से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर निलय जो है पंप करने का काम कर रहा है, तो इसलिए जो इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। और अगर हम केवल निलय को की तुलना करें आपस में, तो बाएं निलय की जो हमारी दीवार है वो दाहिने निलय से ज्यादा मोटी होती है और मजबूत होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो हार्ट से रिलेटेड में कुछ जानकारियां हैं, वो है कि जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो गुलाबी रंग का होता है और आकार में शंक्वाकार होता है। इसके अलावा जो हार्ट का जो हमारा साइज है वो एक मुट्ठी, अगर हम मुट्ठी बात दें तो मुट्ठी के बराबर होता है और लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगर वजन की बात करें तो हार्ट का जो वजन है वो स्त्रियों में 250 ग्राम और पुरुषों में 300 ग्राम तक होता है। हालांकि ये चीजें जो मैंने आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये एक लगभग में है और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से संबंधित है। ये कुछ मनुष्यों में कम या कुछ मनुष्यों में ज्यादा भी हो सकती हैं। आगे जो है हृदय की जो संरचना है, इसके अध्ययन को हम हृदय विज्ञान या कार्डियोलॉजी कहते हैं। देखिए ये चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, ये सब परीक्षा में आने वाली चीजें हैं, परीक्षा से रिलेटेड चीजें हैं, तब आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हार्ट पंप कैसे करता है। देखिए इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हार्ट पंप कर रहा है। यहाँ पर देखिए अलिंद और निलय अलग अलग पंपिंग इनकी चल रही है, इस तरीके से पंपिंग होती है।
तो इसको क्या कहते हैं हम, हृदय का स्पंदन कहते हैं। जो हमारा दिल का धड़कना होता है उसको हम विज्ञान की भाषा में स्पंदन कहते हैं। स्पंदन किस प्रकार से हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पर स्पंदन होता है इसमें भी दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है प्रकुंचन, जिसको हम अंग्रेजी में सिस्टोल भी कहते हैं, और दूसरा होता है प्रसारण, जिसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो प्रकुंचन, सिस्टोल और प्रसारण, यानी कि जब हमारा प्रकुंचन होता है, यानी कि जो हमारा सिकुड़ने की प्रक्रिया है, देखिए नीला यहाँ पर अभी सिकुड़ रहा है और फिर फैल रहा है, सिकुड़ रहा है फैल रहा है, यानी कि सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो प्रकुंचन कहलाएगी और फैलने की जो प्रक्रिया है वो प्रसारण कहलाएगी। जब हमारा नीला सिकुड़ेगा तो उस समय हमारा ब्लड पंप होके धमनी में चले जाएगा, और जब हमारा अलिंद जो है, हमारा अलिंद जो है सिकुड़ेगा तो वो अलिंद का जो ब्लड है वो ये वाला जो वॉल्व है, यहाँ पर आपको वॉल्व दिखाई दे रहा है, इस वॉल्व से नीचे आ जाएगा। इस वॉल्व से ये नीचे आ रहा है, देखिए जैसे ही अलिंद आपका सिकुड़ने का काम कर रहा है तो ब्लड इसमें नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं कि हृदय का स्पंदन अथवा धड़कन, उसमें हमारा हार्ट सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, और ये प्रक्रिया दोनों में, अलिंद में और निलय में, दोनों में अलग अलग टाइम में हो रही है, एक साथ नहीं हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो ये एक बार अलिंद में होती है, एक बार निलय में, अलिंद में निलय में, सिकुड़ना फैलना दोनों में होता है। तो इसको हम, जो ये पूरा एक चक्र है, इसको हम हृदयी चक्र कहते हैं। और ये जो हृदयी चक्र है, एक स्वस्थ मनुष्य में अगर हम देखें तो 1 मिनट में 72 से 75 बार हमारा दिल जो है धड़कता है, और इसको हम कहते हैं हृदयी चक्र। और जो एक हृदयी चक्र होता है उसमें एक बार में जो है 70 ml, एक हृदयी चक्र में 70 ml रक्त पंप होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगी, जो एक बार में जब हमारा, हाँ, एक हृदयी चक्र में 70 ml रक्त पंप होता है, सही है ये। तो जब हमारा 1 मिनट की अगर हम बात करेंगे तो 72 से 75 बार हमारा हार्ट जो है पंप करता है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर 75 मल्टीप्लाई बाई 70 करेंगे तो ये लगभग 5 लीटर के बराबर 1 मिनट में हृदय जो है हमारा ब्लड को पंप करता है। तो हृदय के जो निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त के आयतन को हृदय निकास कहते हैं, जो कि प्रति मिनट 5 लीटर के बराबर होता है। तो एक हृदयी चक्र क्या है ये भी आप समझिए, और हृदय निकास क्या है। हृदयी चक्र यह है कि एक बार में आलिंद और निलय सिकुड़ रहे हैं फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं फैल रहे हैं, तो ये इनका एक हृदयी चक्र है। और एक हृदयी चक्र में 70 ml रक्त पंप हो रहा है। और अगर बात करें हम रक्त के आयतन की, 1 मिनट में पंप होने वाले रक्त के आयतन की, तो 5 लीटर के बराबर रक्त हमारा पंप होता है। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं रक्तदाब की। देखिए रक्तदाब क्या है, जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ब्लड प्रेशर में और धड़कन में क्या अंतर है। देखिए हालांकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे ही हमारे शरीर में धड़कन तेज होगी तो रक्तदाब बढ़ेगा। रक्तदाब जनरली कहते किसको हैं, जब रक्त हमारे धमनियों में प्रवेश करता है या फिर सिराओं के थ्रू वापस आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे धमनियों में और हमारे सिराओं में भी एक प्रेशर बनता है, यानी कि ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, कम ब्लड जाएगा तो कम प्रेशर आएगा, और उसी को हम कहते हैं रक्तदाब। तो रक्तदाब अगर धड़कन बढ़ेगी तो रक्तदाब बढ़ेगा, धड़कन अगर कम हो जाएंगी तो हमारा जो रक्तदाब है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कोई प्रॉब्लम अगर शरीर में हो गई तो धमनियां हमारी सिकुड़ने शुरू कर देती हैं, और धमनियां अगर सिकुड़ेंगी तो, और हमारा हार्ट बराबर पंप कर रहा है लेकिन धमनियां हमारी सिकुड़ गई, तो ऐसे में भी हमारा जो बीपी है वो बढ़ सकता है। तो सामान्य प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर, और सामान्य अनुशीतलन दाब जो है 80 मिलीमीटर होता है। ये भी याद रखने वाली चीजें हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलते हैं अब अगली स्लाइड में। यहाँ पर एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ सर्कुलर होता है, किस प्रकार जाता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें शरीर के अंगों की, तो शरीर के अंगों में कोशिका जब शुद्ध रक्त को प्राप्त करती है तो अशुद्ध रक्त यहाँ से छोड़ती है। अशुद्ध रक्त यानी कि जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है वो हमारा सिराओं के माध्यम से वापस आ जाता है,
और सिराओं के माध्यम से वापस आने के बाद ये आता है हमारे दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से ये जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से ये वापस जाता है फेफड़े में। फेफड़े में ये ब्लड शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद ये ब्लड वापस आता है, और वापस आने के बाद ये सिरा के माध्यम से वापस आता है। ये हमारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आने के बाद ये ब्लड हमारा निलय में आता है, और निलय में फिर से पंप होने के बाद महाधमनी के थ्रू ये फिर से शरीर में चले जाता है, और ये शरीर में जाने के बाद यहाँ जाता है, ये कोशिकाओं पे में इसको जाता है। तो ये इस चित्र को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ये हमारी धमनियाँ हैं, धमनियों से ये ब्लड हमारा आया, तो ये केशिकाएं हैं। ये हमारी केशिकाएं हैं, जो छोटी छोटी पतली पतली नलियां दिखाई हैं। एक केशिकाओं में फिल्टर होकर ये कोशिका अलग से दिखा रखी है, उत्तक कोशिका। उत्तक कोशिकाओं में जाता है, और उत्तक कोशिका इसको यूज करती हैं। जबकि यहाँ पर जो हमारी केशिकाएं हैं, कुछ हमारा जो कुछ ब्लड का कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको ये नहीं ले पाती है, फिल्टर नहीं कर पाती है, तो वो हमारी लसिका में चले जाती है। लसिका ग्रंथि हालांकि यहाँ पर नहीं दिखाया है, पहली स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर केवल हम ये देख रहे हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर धमनी है और यहाँ सिरा है, ये केशिकाएं हैं। केशिका के माध्यम से ब्लड फिल्टर होने के बाद उत्तक कोशिकाओं को मिल गया, कोशिकाओं के लिए ये यूज हो गया। बाकी जो अशुद्ध रक्त है, यानी कि जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है, वो सिराओं के माध्यम से वापस हमारे शरीर में हमारे हृदय में चले गया। तो हृदय में फिर से वही है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सीरीज आपको दी जाती है कि ब्लड कहाँ से कहाँ पंप होता है, कैसे एक दूसरे स्थान पर जाता है। तो इसका जो सीरियल है मैं आपको फिर से बता दूं। कोशिका से आएगा सिरा में, सिरा से आएगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से आएगा दाएं निलय में, दाएं निलय से पंप होगा, और जो फुफ्फुस हमारी धमनी है उससे फेफड़े में चले जाएगा। फेफड़े में रक्त शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद वापसी आएगा फुफ्फुस सिरा से, ये बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद से ये हमारे बाएं निलय में आएगा। बाएं निलय से ये वापस महाधमनी के थ्रू हमारे शरीर में चले जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सर्किल है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये भी ये हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं। तो आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में है विद्युत हृदय लेख, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। अभी जिस स्पंदन की बात हमने करी थी, यानी कि हमारा हार्ट सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, तो इसकी एक जो गति है वो कम ज़्यादा अगर हो रही है, तो उसको अगर हम मेडिकल साइंस में अगर नापते हैं तो उसको हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी के बारे में जो डिटेल्ड होता है वो अलग से वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। तो आगे चलते हैं। वीडियो के जो लास्ट स्लाइड है, इसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ कि परिसंचरण की विकृतियाँ क्या है। अगर परिसंचरण सही से नहीं होगा तो क्या क्या रोग हमको हो सकते हैं। पहला है इसमें उक्त रक्तदाब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी धमनियाँ संकरी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, या फिर जो हमारा पंपिंग का कार्य है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है, उच्च रक्तदाब हो जाता है। ये एक बीमारी होती है, और ये अधिक तनाव के कारण भी होती है। और जो हमारा जो सामान्य जो रक्तदाब होना चाहिए वो 120 और 80 से अधिक नहीं होना चाहिए। 120 जो ऊपर होता है, नीचे का हमारा 80 होता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो दूसरी इसकी जो विकृति है वो है हृदय धमनी रोग, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धमनी अगर संकरी हो जाए तो भी ब्लड सर्कुलेशन में, परिसंचरण में हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला जो इसका है वो है हृदयशूल या एंजाइना। इसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में अगर ब्लड तो हमारा पंपिंग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो फेफड़े से हमारी ऑक्सीजन है, वो ब्लड में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलकर नहीं जा पाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो विकृति होती है वो एंजाइना है। अगला है हमारा हृदयपात, हार्ट फेलियर जिसको हम कहते हैं। हार्ट फेलियर, इसमें क्या होता है, रक्त आपूर्ति जो है अपर्याप्त होती है, यानी कि जितना ब्लड हमारे शरीर को मिलना चाहिए, जितना हार्ट में पंप करना चाहिए, उतना हार्ट पंप नहीं कर पाता है। तो रक्त आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण हमारा हार्ट फेलियर होता है। और जो अगली कंडीशन है वो हृदयघात है। जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, इन सब के बढ़ने पर हमारा हार्ट ही काम करना बंद कर देता है, यानी कि हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, जिसका आंसर आपको बताना है। कमेंट्स बॉक्स में आप इनके आंसर को लिखिए। पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों से हृदय तक ले जाने वाली
रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों से हृदय तक ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। वीडियो में जो पहले मैंने आपको स्लाइडों में समझाया, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब आपको बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन है, रक्तदाब सिराओं एवं धमनियों में से किस में अधिक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है, शुद्ध या अशुद्ध? कौन मानव हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाता है? आपको बताना है, सिरा या धमनी। और अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? अलिंद व निलय में से किसकी दीवार अधिक मोटी व मजबूत होती है? मानव हृदय कितने हिस्सों में बटा होता है? और कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त मानव हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं? तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों का भी आपको जवाब देना है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।